नमस्कार, मैं हूं राकेश, आप लोगों के सामने स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। एनवायरमेंट का ये तीसरा लेक्चर है। बेसिकली 2 लेक्चर ऑलरेडी इसके हो चुके थे, थोड़ा सा फिर हम लोग करंट करने लग गए थे। अब ये फाइनल लेक्चर है जिसमें कि हम लोगों ने 3 लेक्चर में करीब 250 क्वेश्चन देख लिए। गारंटी से बोल रहा हूँ, इन 250 क्वेश्चन में से आप लोग जिस भी परीक्षा में बैठेंगे, आप लोगों को एनवायरमेंट के एटलीस्ट 30 to 40% क्वेश्चन मिलेंगे। चाहे वो KVS PRT हो, चाहे वो UP PRT हो, चाहे वो पेट का एग्जाम हो, चाहे वो लेखपाल का एग्जाम हो, या PCS का एग्जाम हो। PCS के एग्जाम के लिए भी बोल रहा हूँ मैं आप लोगों को। और ये क्वेश्चन वो हैं जो आपको आते होंगे। अब ये PDF ध्यान से देखिए, ये वही PDF है जिसमें लोगों ने 75 क्वेश्चन तक कर लिए थे। ठीक है, एक में 25 किए थे, फिर 50 किए थे। आज हम रिमेनिंग करीब लगभग 100 क्वेश्चन के आसपास करेंगे। जबरदस्त क्वेश्चन है, और जब आप इन क्वेश्चनों को देखेंगे आपको देखने में लगेंगे ईजी, और लेकिन ये पेपर में आते हैं। एनवायरमेंट में क्यों बोलता हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए बिकॉज ये वो स्कोरिंग जोन है। PCS में अगर हम देखें तो पॉलिटी के बाद, इवन पॉलिटी से भी पहले एनवायरमेंट के क्वेश्चन आते हैं जो हम बहुत अच्छे से लगभग 100% भी कर सकते हैं। ये वो क्वेश्चन है जो बेसिक समझ वाले हैं। इसके बाद हमारे जो खास क्वेश्चन जो होंगे वो स्पेशली PCS वाले वो होंगे, सब वो मतलब MCQs वाले, एक से अधिक आंसर वाले, है ना, वो भी करेंगे। वो क्वेश्चन खूब हमारे रेडी हैं, लेकिन ये जो है ये कंबाइंड सबके लिए काम आएंगे। ठीक है, चलिए फटाफट चीज़ों को शुरू करते हैं और इस 100 क्वेश्चन में देखते हैं कितना समय लगता है। यकीनन उतना ही समय लगेगा जितना आपको ज़रूरत है, बिकॉज बिल्कुल कोई भी टाइम वेस्ट नहीं होगा। 76वां क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे है। करंट अफेयर के 12 लेक्चर देखिए ऑलरेडी मैंने करा दिए हैं। 12 लेक्चर्स में काफ़ी अच्छे करंट अफेयर हो गए हैं। नेक्स्ट लेक्चर आप लोगों को उसका 13वां लेक्चर मिलने वाला है, लाइव सेशन के रूप में मिलेगा। वो ऑलमोस्ट रेडी है लाइव सेशन, उसमें मिलेगा। एनवायरमेंट के 250 क्वेश्चन जो है, इसका एक मैं टेस्ट भी लूँगा, है ना, लाइव सेशन में, वो मजा आएगा। इन्हीं 250 क्वेश्चन से आपसे पूछूंगा, अगल बगल से मिक्स करके या कुछ इसमें MCQs बनाने की कोशिश करके सीधे लाइव लेंगे। तो चीज़ों को लेकर शुरू करते हैं। 76वां क्वेश्चन देखिए, हिंदी में लिखा हुआ मौन घाटी, मतलब साइलेंट वैली। अब बताइए ये क्वेश्चन आया है कि नहीं आया है। साइलेंट वैली बहुत ही इंपॉर्टेंट जगह है, कहाँ पे? केरला में, है ना। एक बायोडाइवर्सिटी मतलब जैव विविधता का बहुत ज़बरदस्त केंद्र है। और ये किस राज्य में है? केरला में। यहाँ इस बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में लगातार यहाँ से पूछा जाता है। मुन्नार की खाड़ी और साइलेंट वैली, ये 2 जो क्वेश्चन हैं जो कि लगातार केरला में अगर बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड हो तो वहाँ से पूछे जाते हैं। नीलगिरी से भी पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दाची ग्राम, या कई जगह दाची ग्राम एक ही बात है ना, लिखा होगा। दाची ग्राम रिजर्व अभ्यारण्य कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर में, जो खूब पूछा गया है। दाची ग्राम वैसे भी फेमस है हंगूल के लिए। हंगूल जो कि हिरणों की एक प्रजाति होती है ना, इंपॉर्टेंट है ये। हंगूल्स को बचाने के लिए प्रोजेक्ट हंगूल भी चलाया गया, तो उसको भी आपको ध्यान देना होगा। तो जम्मू कश्मीर का बहुत फेमस जो अभ्यारण्य है, रिजर्व है, वो क्या है? दाची ग्राम, वो जम्मू कश्मीर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 78th क्वेश्चन, आज की क्लास का तीसरा क्वेश्चन। भारत में समुद्री गाय, है ना, ओशनिक या मरीन काव, किस बायोस्फीयर रिजर्व में पाई जाती हैं? ठीक है, बायोस्फीयर रिजर्व, टाइगर रिजर्व, एलिफेंट रिजर्व, नेशनल पार्क, ये सब अलग अलग होते हैं। बर्ड सेंचुरी, ये सब की गणना अलग अलग होती है। ये भी कोशिश करेंगे कहाँ कितने हैं। ठीक है, तो भारत में समुद्री गाय मुन्नार की खाड़ी, दक्षिण भारत में आप जाएंगे केरला में, वहाँ आपको मिलेगी। मुन्नार की खाड़ी में बायोस्फीयर रिजर्व में पाई जाती है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, पर्यावरण मंत्रालय, ये क्वेश्चन देखिए, ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर है। अब पर्यावरण मंत्रालय की जो लेटेस्ट रिपोर्ट है उसके अनुसार आप छोड़ देते हैं। ये क्वेश्चन ये पिछले रिपोर्ट के आधार पर क्वेश्चन आया था। लेटेस्ट अगर देखा जाए, जो अभी 2022 में पर्यावरण मंत्रालय की जो रिपोर्ट आई है, फॉरेस्ट सर्वे, हर 2 वर्ष पे फॉरेस्ट सर्वे होता है, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा, जिसको जारी करता है भारत का पर्यावरण मंत्रालय, है ना। उसके अनुसार वर्तमान में भारत में कितने % फॉरेस्ट कवर है? तो 24.62। इसमें ट्री कवर और फॉरेस्ट कवर मिला के है ये। ट्री अगर सिर्फ हम फॉरेस्ट को ही देखें तो करीब 21 से 22% के बीच में है, लेकिन अगर हम वृक्षावरण, ट्री कवर को भी जोड़ते हैं तो टोटल भारत में जो फॉरेस्ट है वो 24.62% के आसपास है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। देखिए, फॉरेस्ट सर्वे के ऊपर तो अलग से पूरा लेक्चर कराया हुआ है, जो लाइव सेशन लूंगा उसमें भी पूछूंगा मैं आप लोगों से क्वेश्चन। फॉरेस्ट सर्वे से गारंटी से क्वेश्चन आ रहा है, बिकॉज अभी जनवरी फरवरी में ही उस पर करंट आया हुआ है, अभी वो करंट रिपोर्ट आई हुई है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की जलवायु परिवर्तन पर प्रथम एक्शन प्लान कब प्रकाशित हुआ था? देखो, 1000 बार ये क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है। मैंने भी बार पूछा था, लाइव सेशन में कई बार पूछ चुका हूँ कि भारत में जो क्लाइमेट को लेकर पहला एक्शन प्लान भारत सरकार की ओर से कब रेडी किया गया था? पहला एक्शन प्लान लॉन्च हुआ था 2008 में। तो भारत की तरफ से क्लाइमेट चेंज को लेकर पहला एक्शन प्लान कब लिखा गया, कब यह पब्लिश किया गया? 2008 में। बहुत इंपॉर्टेंट है। बायोडाइवर्सिटी एक्ट कब आया? 2002 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का सबसे बड़ा कार्बन एमिटर देश कौन सा है? विश्व का सबसे ज़्यादा कार्बन एमिट करने वाला देश कौन है?
चाइना। चाइना मतलब जो कार्बन का उत्सर्जन करता है। इंडिया बेसिकली आता है तीसरे नंबर पे, ठीक है। इंडिया अमेरिका, चीन और अमेरिका के बाद आता है। अगर हम यूरोपियन यूनियन को एक देश माने तो हम आ जाएंगे चौथे नंबर पे, ठीक है। भारत ने प्लेज किया है कि हम लोग अपने कार्बन उत्सर्जन को रिड्यूस करेंगे और 2070 तक हम कार्बन न्यूट्रल होने की कोशिश करेंगे, ठीक। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चीन करीब 32% अपना हिस्सा रखता है कार्बन के एमिशन में दुनिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूनाइटेड नेशन फ्रेम, वही यूएनएफसीसी का है ना, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क फॉर कन्वेंशन ऑफ क्लाइमेट चेंज की जो रियो डी जनेरियो में बैठक हुई थी 1992 में, है ना, उसको क्या नाम दिया गया था? तो उसको नाम दिया गया था अर्थ समिट, पृथ्वी सम्मेलन। ये मैंने पिछली क्लास में भी क्वेश्चन कराया था, क्या करें, क्वेश्चन है ही इतना इंपॉर्टेंट, पृथ्वी सम्मेलन, ठीक। 1992 में जो सम्मेलन हुआ यूएनएफसीसी का, उसको अर्थ समिट का नाम दिया गया और इसमें ही, इस समिट में ही क्या किया गया था? यूएनईपी का गठन किया गया था। एक मिनट, हाँ, ठीक है। यूएनईपी हो गया या एजेंडा 21 हो गया, ये सारे कंसेप्ट सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात यहीं से शुरू हुई है सारी, ठीक है। रियो ब्राज़ील का शहर। नेक्स्ट, पहला पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ? क्वेश्चन घूम के फिर आया हुआ है 1992 में। अब देखो ये क्वेश्चन पेपर में आता है, डॉब्सन किसकी यूनिट है? डॉब्सन बेसिकली ओजोन की मोटाई नापने के काम आती है। ओजोन जो गैस है वो सर्दियों में, गर्मियों में इसकी जो थिकनेस है वो रिड्यूस और इंक्रीज होती रहती है, ठीक है। तो अब पूरे अर्थ पे इसकी जो थिकनेस है वो यूनिफॉर्म नहीं है, तो इसको मेज़र करने के लिए जो यूनिट यूज़ करते हैं उसे बोलते हैं डॉब्सन। क्या बोलते हैं? डॉब्सन। डन। 10 क्वेश्चन कर लिए हम लोगों ने। 85वां क्वेश्चन क्या बोला है? विश्व की ग्रीन हाउस गैस में भारत का कितना हिस्सा है? मतलब दुनिया में जितनी ग्रीन हाउस गैसें एमिट होती हैं उसमें इंडिया कितनी एमिट करता है? भारत में एक विकासशील देश है ना, तो भारत में ऐसी गतिविधियां होती हैं जिसकी वजह से डेवलपमेंट की कोशिशों के कारण ग्रीन हाउस गैस ज़्यादा इंक्रीज होती है। मीट कटिंग से मतलब कि मीट इंडस्ट्री से लेके एग्रीकल्चर, हर जगह से ग्रीन हाउस गैसेज तो एमिट होती ही है ना, तो 5% है भारत का हिस्सा। नेक्स्ट, कार्बन क्रेडिट की संकल्पना किस सम्मेलन में की गई थी? कार्बन क्रेडिट बेसिकली क्या होता है कि कार्बन क्रेडिट मतलब अगर आपने कार्बन को रिड्यूस करने के, कार्बन के उत्सर्जन को रिड्यूस करने के, कार्बन एमिशन को रिड्यूस करने की कोशिशें की हैं, तो उसके बदले में यूएनईपी के द्वारा जो गठन किया गया 1997 में क्योटो प्रोटोकॉल में, उसमें बोला जाएगा कि जो देश जितना कार्बन को रिड्यूस करेगा तो उसके एवज में उसको कुछ कार्बन क्रेडिट्स दिए जाएंगे जिसका वो यूज़ कर सकता है। अभी आप लोगों ने वो एलईडी वाली स्कीम देखी है ना, जो 70 रुपये का एलईडी 10 रुपये में भारत सरकार दे रही है घर घर में ना, वो बेसिकली कार्बन क्रेडिट्स का ही यूज़ करके भारत सरकार को 60 रुपये का लाभ मिल रहा है ना। तो कार्बन क्रेडिट्स के रूप में कुछ फंड्स मिलते हैं जिसका यूज़ कार्बन के एमिशन को रिड्यूस करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति कौन सी है? प्रवाल भित्ति मतलब कोरल रीफ्स, है ना। भारत में सबसे बड़ी प्रवाल भित्तियाँ कहाँ पे हैं? लक्षद्वीप में है ना। जो कोरल रीफ होती हैं समुद्री जैव संपदा का अनूठा एक प्रकार से उदाहरण है। जो मरीन बायोडाइवर्सिटी का केंद्र होता है ये प्रवाल भित्तियाँ। समुद्र में आप लोग देखते हो ना रंग बिरंगे जो आप लोग को इमेजेस जीव दिखते हैं, जीव का कह लीजिए कि प्रवाल भित्तियाँ का एक अलग पूरा टॉपिक बनाना पड़ेगा तब आप समझ पाएंगे। बेसिकली वो समुद्री जीव जंतुओं के लिए खाने का एक बहुत बड़ा सोर्स होता है वहाँ पे। जो आप देखते होंगे मूवीज़ में वो कलरफुल आपको चीज़ें दिखाई देती हैं नीचे, है ना, वो प्रवाल भित्तियाँ होती हैं। और इसको क्लाइमेट चेंज से बहुत समस्या हो रही है। ये जो कोरल रीफ उनकी ब्लीचिंग हो जा रही है टेम्परेचर इंक्रीज करने से। समुद्र का जो टेम्परेचर बढ़ रहा है उसकी वजह से ब्लीचिंग हो जा रही है, जिसकी वजह से डीकलराइजेशन हो जा रहा है उन कोरल भित्तियों का, प्रवाल भित्तियों का, जिसमें जो जैव संपदा उसको नुकसान पहुँच रहा है और बहुत इम्बैलेंस तैयार हो रहा है ना। तो ये हमेशा न्यूज़ में रहती है प्रवाल भित्तियों का। दुनिया में सबसे बड़ी जो प्रवाल भित्तियाँ हैं वो ऑस्ट्रेलिया का जो पूर्वी तट है ना वहाँ पे है, ग्रेट बैरियर रीफ, वहाँ पे दुनिया की सबसे बड़ी प्रवाल भित्तियाँ हैं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओजोन परत कहाँ पाई जाती है? ओजोन परत हर जगह पाई जाती है पूरी पृथ्वी पे। दक्षिण अंटार्कटिका में पहली बार खोजी गई थी 1985 के आसपास। ओजोन परत जो बेसिकली अगर लेयर बोले तो 1000 बार आपको पता है स्ट्रेटोस्फीयर समताप मंडल में पाई जाती है, पृथ्वी की सतह से करीब 50 से 60 किलोमीटर की ऊंचाई पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
वायुमंडल में कितने प्रकार की गैसें होती हैं? सिंपल सी बात है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। नाइट्रोजन होता है, ऑक्सीजन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, इसके अलावा बहुत सारी इनर्ट गैस भी होती हैं, ज़ेनॉन होता है, आर्गन भी होता है ना। तो आपको ध्यान 10 से अधिक इसमें गैसें होती हैं, लेकिन सबसे बड़ी गैस इसमें नाइट्रोजन होती है 78% के आसपास। हम जो सांस लेते हैं ना तो उसमें नाइट्रोजन भी जाती है, लेकिन वो इनर्ट वो उसका कोई यूज़ नहीं होता है, तो ऐसे ही बाहर आ जाती है, उसको हम कंज्यूम नहीं करते हैं। नाइट्रोजन गैस का बेसिकली यूज़ किया जाता है किसी चीज़ की, किसी रिकॉर्ड्स के प्रिजर्वेशन में, है ना, सुरक्षित रखने के लिए। नेक्स्ट, उत्तराखंड में मनाया जाने वाला हरेला पर्व किससे संबंधित है? पौधारोपण से। किससे संबंधित है? वृक्षारोपण से। हरेला नाम का जो फेस्टिवल है वो वृक्षारोपण से संबंधित है। ये वन लाइनर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, खाद्य श्रृंखला मतलब फूड चेन। हम कौन से क्वेश्चन पे हैं? 91st। फूड चेन। फूड चेन आपको पता है कि नीचे इसमें सबसे नीचे क्या होते हैं? उत्पादक होते हैं, उसके बाद प्राथमिक उपभोक्ता, उसके बाद द्वितीयक उपभोक्ता, उसके बाद तृतीयक उपभोक्ता, या इंग्लिश में बोले तो यहाँ होते हैं प्रोड्यूसर, फिर प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शियरी कंज्यूमर। तो इसमें बोला हुआ है कि खाद्य श्रृंखला में जो ह्यूमन है वो क्या है? खाद्य श्रृंखला में, फूड चेन में हम लोग कभी प्रोड्यूसर नहीं है, बिकॉज हम खुद से अपना खाना तो नहीं बनाते, है ना। तो हम प्राइमरी कंज्यूमर हैं। आप पालक खा रहे हैं तो सीधे प्रोड्यूसर की खा ली ना, पालक खा लिया आपने, तो प्राइमरी कंज्यूमर। हम सेकेंडरी कंज्यूमर भी हैं। चिकन को हमने खाया, चिकन ने दाने खाए, दानों फिर चिकन को हमने खाया, तो सेकेंडरी। मतलब ह्यूमन जो है वो प्राइमरी कंज्यूमर भी है, सेकेंडरी कंज्यूमर भी है। डन है? चलो नेक्स्ट, 92nd क्वेश्चन। दो भिन्न समुदायों के बीच अगर इन्फेक्शन होता है, संक्रांति का जो क्षेत्र होता है उसे क्या बोलते हैं? अब देखो, ये क्वेश्चन इंग्लिश में अगर देखा जाए तो दो अलग अलग जो इकोसिस्टम होते हैं पृथ्वी पे, हर पूरा अलग अलग क्षेत्र का अलग अलग इकोसिस्टम होता है, वातावरण होता है जिसे बोलते हैं ना, माहौल होता है। समुद्री जीवों का एक अलग इकोसिस्टम है, स्थल पे रहने वाले जीवों का अलग इकोसिस्टम है, आसमान में रहने वाले चीज़ों का अलग इकोसिस्टम है, पृथ्वी के नीचे रहने वाली चीज़ों का अलग इकोसिस्टम है। लेकिन जब कोई ऐसी जगह जहाँ पे एक से अधिक इकोसिस्टम या परितंत्र मिक्स होते हैं तो एक नया सिस्टम बन जाता है जिसको इकोटोन बोलते हैं। जैसे पानी और जलीय जब मिल जाते हैं तो वहाँ पे एक नया दलदली क्षेत्र बनता है, वो दोनों से अलग होता है, वहाँ पे रहने वाले जीव जंतु भी दोनों से अलग होते हैं, है ना। तो इसको बोलते हैं इकोटोन। क्या बोलते हैं? इकोटोन। नेक्स्ट, कौन सा वृक्ष इकोलॉजिकली रूप से टेररिस्ट माना जाता है, मतलब पर्यावरण के लिए बहुत खतरनाक है, वातावरण के लिए बहुत खतरनाक है? यूकेलिप्टस, सफ़ेदे का पेड़। इतने लंबे लंबे होते हैं, कहीं लगा दो तो सारा पानी सोख जाते हैं वो, इसीलिए डेंजरस होते हैं। बहुत से लोग उसको खेतों के अगल बगल लगा देते हैं, सारी फसल का न्यूट्रिशन सोख लेते हैं भाई वो लोग, इसीलिए उनको खतरनाक वृक्ष की संज्ञा दी जाती है, पर्यावरण के लिए बहुत नुकसानदेह होते हैं। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र, इकोलॉजिकल या इकोसिस्टम पृथ्वी के सर्वाधिक क्षेत्र में फैला हुआ? देखो क्वेश्चन 1000 बार आया है कि दुनिया का, पृथ्वी पे सबसे बड़ा इकोसिस्टम कौन सा है? मरीन, समुद्र का। 2/3 तो पानी है भाई, समुद्र का या मरीन इकोसिस्टम सबसे बड़ा है। नेक्स्ट, पारिस्थितिकी तंत्र में उच्चतम पोषण स्तर प्राप्त होता है। इकोसिस्टम में सबसे हाईएस्ट जो न्यूट्रिशन लेवल होता है वो किस लेवल पे होता है? न्यूट्रिशन किस लेवल पे प्राप्त होता है, नीचे या ऊपर? सर्वाहारी को सबसे ज़्यादा पोषण स्तर प्राप्त होता है, मतलब जो वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन होते हैं उनको सबसे ज़्यादा न्यूट्रिशन मिलता है। बिल्कुल सही बात है, बिकॉज जो सिर्फ वेजिटेरियन होते हैं तो कई न्यूट्रिशन की कमी उनको हो जाती है, जो सिर्फ नॉन वेजिटेरियन होते हैं उनको भी कुछ न्यूट्रिशन की कमी हो जाती है। तो जो सर्वाहारी होता है वो सबसे वेल मेंटेन्ड होता है न्यूट्रिशन में। ठीक है। 96th क्वेश्चन, पारिस्थितिकी तंत्र के मतलब इकोलॉजी के जनक किसको माना जाता है? क्वेश्चन कई बार कर चुके हैं। अर्नेस्ट हैकल। पारिस्थितिकी का कंसेप्ट किसने दिया? अर्नेस्ट हैकल ने। ये रहा, ये क्वेश्चन बेसिक है, क्वेश्चन पेपर में आता है। 97th, पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना सबसे पहले किसने की थी? अब ये इकोसिस्टम की बात हो रही है। एजी टांसले। ये इकोलॉजी और ये इकोसिस्टम। इकोसिस्टम एजी टांसले। ठीक, ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन सीधे सीधे पूछ लेते हैं लोग। पारिस्थितिकी स्थायी अर्थव्यवस्था है, मतलब जो इकोलॉजी है वो एक परमानेंट इकोनॉमिक्स है, सॉरी परमानेंट एक अर्थव्यवस्था क्या बोलेंगे, अर्थव्यवस्था को इकोनॉमिक्स तो इकोनॉमी हाँ। पारिस्थितिकी जो इकोलॉजी है वो हिंदी में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है। इकोलॉजी जो है वो एक परमानेंट इकोनॉमी है। ये किस आंदोलन का नारा है या किस आंदोलन में बताया गया? चिपको आंदोलन में। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है ये।
अच्छा क्वेश्चन है कि मतलब जो जो इकोलॉजी है ना, या जो एनवायरनमेंट है, ये भी एक प्रकार का स्टेबल, एक प्रकार से इकोनॉमी है ना। नेक्स्ट, पारिस्थितिकी एक परमानेंट इकोनॉमी है, ये नारा किसने दिया? सुंदरलाल बहुगुणा। तो सुंदरलाल बहुगुणा किससे जुड़े थे? चिपको आंदोलन। ये दो अच्छे क्वेश्चन है, ये दो अच्छे क्वेश्चन है, कठिन क्वेश्चन बन सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। 100वां क्वेश्चन, कौन से वनों में सबसे अधिक बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है? पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है। कौन से किस प्रकार के क्षेत्रों में सबसे अधिक जंगल आपको देखने को मिलेंगे? वहीं मिलेंगे जहाँ बारिश खूब होती हो, है ना। तो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में, जहाँ वर्षा होती हो, जहाँ उमस होती हो, ये हमारी पृथ्वी है। तो 23.5 डिग्री नॉर्थ से लेकर 23.5 डिग्री साउथ के बीच में जो ये ट्रॉपिकल रीजन है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा धूप मिलती है, यहाँ सबसे ज़्यादा वर्षा होती है, और यहाँ ही सबसे ज़्यादा जैव संपदा है, ठीक है, ये वाला रीजन। डन। 101वां क्वेश्चन है, द ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक पक्षी है भारत में, वो चोंच वाली प्यारी सी चिड़िया, है ना, जो कि खतरे में है, वनरेबल भी है। और ये मुख्यतः भारत के किस क्षेत्र में पाई जाती है? जो पश्चिमी घाट का जो क्षेत्र है, उस एरिया में बेसिकली ये मिलती है, द ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेपाल तथा भारत में वन्यजीव संरक्षण प्रयासों के रूप में सेव SAV नामक एक नया संगठन प्रारंभ किया है ना। इस संगठन का क्या काम है? टाइगर का संरक्षण करना। सेव नाम का जो संगठन है SAVE, भारत और नेपाल में कार्य करता है। इसका क्या कार्य है? इसका कार्य है बाघों का संरक्षण करना, टाइगर कंजर्वेशन। नेक्स्ट, भारत में सबसे बड़ा टाइगर हैबिटेट कहाँ पे है? भारत में सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश का नागार्जुन सागर के पास श्रीशैलम टाइगर रिजर्व। वेरी गुड, जबरदस्त क्वेश्चन। नागार्जुन सागर के पास श्रीशैलम टाइगर रिजर्व, आंध्र प्रदेश सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है ये, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति किस देश के तट पे है? मैंने बताया था ऑस्ट्रेलिया के पास द ग्रेट बैरियर रीफ, ठीक है। चलो, इसको यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में भी बताया गया है। अक्षय कुमार की मूवी थी ना ब्लू, उसमें वहीं पे शूटिंग हुई थी। नेक्स्ट, टॉप स्लिप के नाम से किस नेशनल पार्क को जाना जाता है? मतलब भारत के किस नेशनल पार्क को टॉप स्लिप के नाम से जाना जाता है? इंदिरा गांधी नेशनल पार्क, है ना, टॉप स्लिप के नाम से इसको जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी प्रजाति को विलुप्त कब माना जाता है ना? किसी स्पीसीज को एक्सटिंक्ट कब माना जाता है कि भाई खत्म हो गई, वो अब नहीं है? अगर वो 50 वर्षों तक उसका कोई नामो निशान ना मिले, 50 वर्षों तक वो ना दिखाई दे, ठीक है, तो उसको विलुप्त माना जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बांदीपुर नेशनल पार्क। बांदीपुर नेशनल पार्क कहाँ है? हाथियों के लिए बहुत फेमस है, कर्नाटका में हाथी और टाइगर दोनों फेमस हैं। नेक्स्ट, मानस नेशनल पार्क या वन्यजीव अभ्यारण्य बहुत इंपॉर्टेंट है, असम में है, असम में मानस नेशनल पार्क, मानस नदी भी है वहाँ पे। क्वेश्चंस कैसे लग रहे हैं बताइएगा। 30 क्वेश्चन के आसपास, 35 क्वेश्चन के आसपास हम लोग जा चुके हैं, है ना। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा ये क्वेश्चन हर परीक्षा के लिए देखिए इंपॉर्टेंट है, इसमें से थंबनेल के ऊपर आप परेशान ना होइएगा कि ये इसी परीक्षा में इंपॉर्टेंट है, आपके हर परीक्षा में इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट, पेरियार वाइल्ड रिजर्व, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है? सीधी केरला, पेरियार नदी भी वहाँ पे, केरल। सिमलीपाल उड़ीसा में है नेशनल पार्क, कुछ इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क करें हम लोग। सिमलीपाल कहाँ है? उड़ीसा में है। सलीम अली नेशनल पार्क कहाँ है? जम्मू कश्मीर में है। पीलीभीत नेशनल पार्क कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है। दुधवा भी उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। नगरहोल नेशनल पार्क कहाँ है? कर्नाटक में है। ये तो रटने वाला है बस, कर्नाटक में। इंद्रावती नेशनल पार्क कहाँ है? छत्तीसगढ़ में है, इंद्रावती रिवर भी है। पलामू नेशनल पार्क कहाँ है? झारखंड में, पलामू झारखंड में डिस्ट्रिक्ट है। कौन सा टाइगर रिजर्व 2 राज्यों में फैला हुआ है? पेंच टाइगर रिजर्व, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र दोनों में है पेंच टाइगर रिजर्व, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा नेशनल पार्क है। काजीरंगा नेशनल पार्क किसके लिए जाना जाता है? असम में है, एक सींग वाले गैंडे के लिए जाना जाता है, वन हॉर्न राइनोसोरस। 118वां क्वेश्चन, गर्म पानी का अभ्यारण्य कहाँ पे है? असम में, गर्म पानी का चश्मा जिसे बोलते हैं, किस अभ्यारण्य में मिलता है? नामदफा पेपर में आता है, नामदफा अभ्यारण्य अरुणाचल प्रदेश, नामदफा अरुणाचल प्रदेश। बुक्सा नेशनल पार्क वेस्ट बंगाल। भरतपुर बर्ड सेंचुरी राजस्थान। दाचीग्राम जम्मू कश्मीर बता दिया। दाम्प टाइगर रिजर्व मिजोरम। संजय गांधी नेशनल पार्क मध्य प्रदेश। हरिके
वेटलैंड, देखो वेटलैंड क्या होती है, जो दलदली क्षेत्र या जो वाटर बॉडी से जुड़ा हुआ क्षेत्र होता है, इसके संरक्षण के लिए 1971 में ईरान का शहर था रामसर, वहाँ एक समझौता हुआ कि हमें दुनिया के कुछ ऐसी साइटों को बचाना है जो कि वातावरण के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जो ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पे जो कि वेट आर्द्र भूमियाँ हैं, जहाँ पे पानी नमी ज़्यादा है ना, जैसे कच्छ का इलाका हो गया या कई सारे दलदली क्षेत्र हो गए, इनका वो बायोडाइवर्सिटी का बहुत हॉटस्पॉट होते हैं। तो इसमें कन्वेंशन हुआ और इस कन्वेंशन के तहत दुनिया में रामसर कन्वेंशन की साइटें चिन्हित की जाने लगी, ठीक है। और भारत में भी बहुत सारी रामसर कन्वेंशन की साइटें हैं, करीब 42 के आसपास रामसर कन्वेंशन के आई थिंक साइटों को 42 हो गया, 46 हो गई हैं इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, है ना। हरिके वेटलैंड कहाँ पे है, पंजाब में है। हरिके बराज, जहाँ सतलुज नदी से बराज निकलता है, इंदिरा गांधी नहर निकलती है उधर ही, ठीक है। कौन सा नेशनल पार्क सफ़ेद वाइट टाइगर्स के लिए फेमस है? मध्य प्रदेश के शहडोल जिले में स्थित बांधवगढ़ नेशनल पार्क, बांधवगढ़ नेशनल पार्क, वेरी गुड। भारत में अभी टाइगर रिजर्व कितने हैं? भारत में वर्तमान में कितने टाइगर रिजर्व हैं? 50 हैं। कितने हैं? 50 हैं। भारत में कितने बायोस्फीयर रिजर्व हैं? बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला कौन सा था? नीलगिरी वाला। लेटेस्ट कौन सा? अगस्त्य मलाई, 18 है जी। भारत में कितने जो साइट हैं उनको वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा मिला है? 36 नहीं है, अब 42 हैं। कितनी है? 42, 42। भारत में कितने टाइगर रिजर्व, एलिफेंट रिजर्व है, हाथी अब रिजर्व? 32 हैं। नेशनल पार्क कितने हैं? 106 हो गए हैं। कितने हो गए? 106। कितने रामसर साइट्स हैं? रामसर साइट्स हमारी करीब 46 के आसपास हैं, ठीक। चिनार वाइल्ड लाइफ सेंटर कहाँ पे है? केरला में है। वन विहार राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? मध्य प्रदेश के भोपाल में। भारत का राष्ट्रीय समुद्रिक पार्क, इंडिया का नेशनल ओशनिक पार्क कहाँ पर स्थित है? रन ऑफ कच्छ, कच्छ की खाड़ी में। भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब आया? एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, 1000 बार एक क्वेश्चन आया, 86 में। फॉरेस्ट प्रोटेक्शन एक्ट 1980 में। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में। बायोडाइवर्सिटी एक्ट 2002 में, ठीक है। देखो बायोडाइवर्सिटी एक्ट 2002 में। बायोडाइवर्सिटी जो शब्द है, जैव विविधता जो शब्द है, सबसे पहले किसने दिया? वॉल्टर जी रोसेन, वेरी गुड। राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण, नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? चेन्नई में, वेरी गुड। रेड डाटा बुक क्या है? रेड डाटा बुक है कि उन जीवों का क्लासिफिकेशन होता है IUCN एक संस्था के द्वारा, 1948 में संस्था बनी थी, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। ये हर साल इनकी एक रेड डेटा बुक आती है जिसके अंतर्गत ये बताते हैं कि कौन सा जो प्रजाति है पृथ्वी पर वो खतरे में है, कौन सा कम खतरे में है, कौन सा विलुप्त हो चुकी प्रजाति, उसका ध्यान रखती है, ठीक है। तो विलुप्ति के कगार पर खड़ी संकटग्रस्त पौधों और पशुओं की सूची तैयार होती है रेड डेटा बुक में। रेड डेटा बुक किस संस्था के द्वारा तैयार किया था? IUCN, मैंने बता दिया। IUCN का हेडक्वार्टर कहाँ है? ग्लैंड, स्विट्जरलैंड। रेड डेटा बुक पहली बार कब पब्लिश हुई? 1966 में। रेड डेटा बुक्स में संकटापन, ये संकट मतलब एंडेंजर्ड जीवों को किस रंग में दर्शाया जाता है? पिंक कलर में। उन जीवों को जो कि एंडेंजर्ड है, जो खतरे में है, उनको किस कलर से नोट किया जाता है, दिखाया जाता है? पिंक कलर से। संयुक्त राष्ट्र द्वारा किस दशक को, दशक गलत लिखा है, बायोडाइवर्सिटी डेकेड घोषित किया गया? 2011 से 2020 को, बहुत इंपॉर्टेंट है। रामसर कन्वेंशन मैंने बताया आर्द्र भूमियों के संरक्षण के लिए 1971 में तैयार हुआ था। विश्व में आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है? 2 फरवरी। 4 फरवरी को कैंसर डे, ठीक। वाटर डे कब मनाया जाता है? 22 मार्च। पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल। बायोडाइवर्सिटी डे 22 मई। देखो क्या तगड़ा है, 22 मार्च, 22 अप्रैल, 22 मई, ध्यान दो, ठीक। पर्यावरण दिवस 5 जून। विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस 26 नवंबर, ध्यान दो, पर्यावरण संरक्षण दिवस 26 नवंबर। ओजोन डे 16 सितंबर। वर्ल्ड प्रवासी दिवस है ना 8 मई, सॉरी हाँ वर्ल्ड का। भारतीय प्रवासी दिवस 9 जनवरी है ना, 9 से 11 जनवरी। विश्व वन्यजीव प्राणी दिवस, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे 6 अक्टूबर। भारत में विश्व की कितने प्रतिशत बायोडाइवर्सिटी है? देखिए दुनिया के टॉप 10 नेशंस में इंडिया आता है बायोडाइवर्सिटी में। जो लैटिन अमेरिका के देश हैं वो बायोडाइवर्सिटी में बहुत ऊपर है, जैसे ब्राज़ील, कोलंबिया वगैरह, ठीक है। भारत में 7 से 8% की बायोडाइवर्सिटी पूरी दुनिया की, बहुत बड़ी चीज़ है भाई ये। राष्ट्रीय प्रवाल भित्ति, नेशनल कोरल रीफ रिसर्च सेंटर कहाँ पे है? पोर्ट ब्लेयर, अंडमान निकोबार। इंटरनेशनल टाइगर डे कब मनाया जाता है? 29 जुलाई, इंपॉर्टेंट है। इकोसिस्टम शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया?
एजी टांसले। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू हुआ? 1000 बार क्वेश्चन आया हुआ ये। 1973 में। भारत का नेशनल बायोलॉजिकल गार्डन कहाँ पे है? नई दिल्ली में। भारत का सबसे पहला नेशनल पार्क कौन सा था? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, इसको पहले हैली नेशनल पार्क बोलते थे। केरल में स्थित पेरियार जो सेंचुरी है वो किसके लिए प्रसिद्ध है? जंगली हाथियों के लिए। यूनेस्को के द्वारा मैंड एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम मैब क्या है एवं इसकी शुरुआत कब हुई? देखिए मैप बहुत इंपॉर्टेंट है। 1971 में इसकी शुरुआत हुई थी। मनुष्य और जो जैव विविधता है इसके संरक्षण में किस प्रकार से एक दूसरे को बढ़ावा दिया जाए, एक प्रकार से कितने नेचर के करीब हो हम लोग, है ना, इसके लिए। ग्रेट हिमालय राष्ट्रीय पार्क जिसे यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया वो कहाँ पे है? ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क हिमाचल प्रदेश में है। भारत में ताजे पानी की सबसे बड़ी झील, खूब आया क्वेश्चन, लोकटक झील आंध्रा में, सॉरी हाँ वो पुलिकट है, मणिपुर में है ये, ठीक है। नंदा देवी नेशनल पार्क कहाँ पे है? उत्तराखंड में है, बायोस्फीयर रिजर्व भी है ये। कोल्ड डेजर्ट का इलाका कौन सा है? लेह लद्दाख, सॉरी हाँ, कोल्ड डेजर्ट जो आरक्षित क्षेत्र है वो हिमाचल प्रदेश। लेह लद्दाख को ठंडा रेगिस्तान वैसे कहा जाता है, लेकिन जो ये एक प्रकार से बायोस्फीयर रिजर्व के रूप में अगर जिसको हम बोले, है ना, बायोस्फीयर रिजर्व जो कोल्ड डेजर्ट के नाम से जो है वो हिमाचल प्रदेश में है। नेक्स्ट, भारत में हाथी परियोजना कब शुरू की गई थी? 1992 में। जंगली गधों का अभ्यारण्य भारत में कहाँ स्थित है? एक ही है ना, गुजरात के कच्छ में। एक सिंग वाले गैंडा कहाँ मिलते हैं? असम में और पश्चिम बंगाल में। असम में वही काजीरंगा। गिर के शेरों को रखे जाने हेतु किस नेशनल पार्क का चयन किया गया है? वैसे तो कहाँ है? गुजरात में, लेकिन अब मध्य प्रदेश में भी पहुंच रहे हैं। रोहिला राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? हिमाचल में। मरुस्थलीय डेजर्ट नेशनल पार्क इंडिया में, राजस्थान में सिंपली। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक संख्या में नेशनल पार्क हैं या वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं?